आई है। मुझे तो लगा था कि आज मुझसे पहले देवरानी किचन में होगी। सोचा था कि देवर की शादी के बाद मुझे जरा आराम मिलेगा, लेकिन आराम तो छोड़ो, मेरा काम और बढ़ गया है। अब तो देवरानी की भी सेवा करनी पड़ रही है। दीदी चाय बन गई क्या? वो सुबह मेरी आदत है, मुझे उठते ही ना सबसे पहले चाय चाहिए। अरे बबीता, ये साड़ी तुम्हें किसने दिलाई है? ये साड़ी तो दीदी मुझे माँ जी ने ही दी है। क्यों? लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही सुंदर लग रही है ना तुम पर, इसलिए पूछ रही थी। ठीक है दीदी, जल्दी से चाय बना कर दे दो, जब तक मैं नहा कर आ जाती हूँ। ठीक है बबीता। अच्छा, तो इसलिए माँ जी मुझे नई नई साड़ियाँ पहनने नहीं देती थी। जब भी मैं कोई नई साड़ी पहनने को निकालती थी तो माँ जी ये कहकर मुझसे साड़ियाँ ले लेती थी कि मैं यहाँ इतनी सज सवर के नई साड़ियाँ पहनकर किसे दिखाऊंगी, क्योंकि उनका बेटा तो शहर में रहता है। और अब उन्हीं साड़ियों को इकट्ठा करके माँ जी देवरानी को दे रही है। अरे सावली, क्या तुम नई नवेली हो जो तुम्हें बताना पड़ेगा? अभी तक तुमने सबके लिए चाय नहीं रखा सामने। माँ जी, पहले एक बात बताइए आप मुझे, जब ये मेरे लिए साड़ियाँ लेकर आते थे तो आप मुझे ये कहकर वो साड़ियाँ पहनने नहीं देते थे कि मेरा बेटा तो बाहर रहता है, यहाँ सज सवर कर नई साड़ी पहनकर किसको दिखाओगी? और आपने माँ जी मेरी सारी साड़ियों को अपने पेटी में भर के रख दिया, और जब देवरानी आई तो आपने उसे निकाल कर दे दिया। अरे इतना नाराज क्यों होती हो बहू? जब हमारे घर में पहले से इतनी साड़ियाँ रखी हुई है तो मैंने सोचा कि क्यों मैं बेकार में रुपए खर्च करूं, इसलिए मैंने तेरी देवरानी को निकाल कर दे दिया। और इतना ताव दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साड़ियाँ ना मेरे बेटे ने अपने रुपए से लाकर दिया था तुम्हें। तुम अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, जिसके लिए इतना गर्मा गर्मी हो रही हो। अरे वैसे भी नई बहू को साड़ियाँ खरीद कर तो देनी ही थी ना, वरना लोगों के सामने क्या इज्जत बनेगी हमारी। और वैसे भी तुम वो नई नई साड़ियाँ पहनकर कहाँ जाओगी, किसे दिखाओगी बन सवर कर? मेरा विनोद तो वैसे भी बाहर रहता है, साल में एक ही बार तो आता है। लेकिन मेरा छोटा बेटा आलोक, वो तो यही रहता है ना, तो उसकी पत्नी सजी सवरी रहनी चाहिए कि नहीं? इसलिए ना सावली, तुम ना मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो और तुम्हारा जो काम है वो चुपचाप करो। अगर मेरे पति बाहर रहते हैं तो क्या मुझे नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? अरे उन्होंने तो मुझे इन लोगों की सेवा के लिए यहाँ छोड़ रखा था, लेकिन ये लोग मुझे बिल्कुल नौकरानी की तरह समझते हैं, कभी मुझे मान सम्मान नहीं देते हैं। मैं तो इनसे कह ही देती हूँ कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना इन लोगों के साथ, मैं इनके साथ शहर जाकर रहूंगी। हेलो। हाँ सावली, क्या हुआ? देखिए ना जी, माँ जी मेरे साथ कैसा व्यवहार रखती है। आप जो भी साड़ियाँ मेरे लिए लेकर आते थे वो साड़ियाँ माँ जी मुझे पहनने नहीं दिया करती थी और मुझसे छीनकर अपनी पेटी में रख देती थी, और आज उन्हीं साड़ियों को वो अपनी नई बहू को दे रही है। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है जी? मैं तो माँ जी की पसंद से इस घर में आई थी ना जी, फिर माँ जी मुझे इतना क्यों दुत्कारती है? आप लोगों ने मुझे जब जो करने को कहा मैंने किया जी, मैंने कभी पलटकर कोई सवाल नहीं किया, लेकिन इन सब का मुझे क्या सिला मिला है? आज अब छोटी बहू भी आ गई है, उसके सामने भी मेरा इतना अपमान होता है इस घर में। जब बाकी लोग मेरा इतना अपमान करेंगे तो क्या वो छोटी बहू मुझे सम्मान देगी? देखो सावली, तुम ज्यादा परेशान मत हो, अब तो घर में नई बहू आ गई है ना, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेकर आ जाऊंगा। और अब तो अम्मा भी तुम्हें मेरे साथ शहर आने के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि उनकी सेवा के लिए छोटी बहू होगी ना घर में, तब मैं तुम्हें यहाँ ढेर सारे कपड़े दिलवाऊंगा। तुम्हें जो खरीदना हो तुम वो खरीद लेना, लेकिन देखो प्लीज अभी तुम परेशान मत हो। ठीक है जी। अरे सावली, चाय नहीं बनाई क्या अब तक? ठीक है सावली, मैं भी काम पर जा रहा हूँ, तुम भी सबके लिए चाय बना दो। ठीक है जी। देखिए माँ जी, आपने जो साड़ी मुझे पहनने को कही थी ना, बताइए ना माँ जी, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? आपने जो मुझे दिया है ना कल पहनने के लिए, वही साड़ी पहनी हूँ मैंने आज। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो छोटी बहू तुम। अरे तुम्हें नजर न लग जाए, आओ जरा काला टीका लगा दूं। ये लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे यही रख दो बहू, पी लेंगे अभी हम। ठीक है माँ जी, मैं भी दीदी के साथ रसोई में जरा मदद करवा देती हूँ। अरे छोटी बहू, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और तुम अभी से रसोई संभालने की बात कर रही हो। रहने दो, तुम्हारी जेठानी है ना, तुम 1.25 महीने तक रसोई में कदम भी मत रखना। और तुम्हें जो भी चीज की जरूरत हो तो अपनी जेठानी से कह देना, और जो भी खाने पीने का मन हो अपनी जेठानी से कहकर बनवा लेना। ठीक है माँ जी, मैं यहीं बैठ जाती हूँ आपके पास। हाँ हाँ बैठो, साथ में चाय पीते हैं बहू। लगता है माँ जी ने मेरी सारी साड़ियाँ इसलिए इकट्ठा करके रखी थी कि वो अपनी छोटी बहू को दे सके। अरे एक बहू के साथ लाड़ दुलार और दूसरी बहू को दुत्कार। अरे पूरे 1 महीने हो गए देवरानी की शादी को और अभी भी माँ जी उससे कह रही है कि उसके हाथ की मेहंदी नहीं झड़ी। और जब मेरा समय था, मुझे यहाँ आए 1 दिन नहीं हुए कि माँ जी दूसरे ही रोज से मुझे बर्तन पानी झाड़ू और कपड़े में लगा दी थी, रसोई तो छोड़ो। अरे मेरे साथ ही इतना अत्याचार क्यों? अपनी एक बहू को महारानी और दूसरी को नौकरानी समझती है ये माँ जी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं बिल्कुल भी ये अत्याचार नहीं सहूंगी। अरे कब तक सहूं? शादी के पूरे 4 साल हो गए हैं मेरे, लेकिन 4 साल में 4 दिन भी अपने बेटे के साथ मुझे रहने नहीं देती है ये माँ जी। 1 दिन नहीं हुआ इन्हें आए और दूसरे ही दिन वापस शहर जाने को कहती है। माँ जी को बस ये लगता है कि इनका बड़ा बेटा शहर में रुपए कमाते रहे और इन्हें यहाँ भिजवाते रहे, और इनके भिजवाए हुए रुपए से ये माँ जी यहाँ मजे करते रहे और साथ में अब तो अपनी छोटी बहू के भी मजे करवाए। मैं भी तो देखूं जरा कितने दिन चलेगा इन लोगों का तमाशा। बहुत मजा आया जी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। अरे बबीता, तुम लोग मूवी देखने गए थे लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। दीदी, मैंने माँ जी को बता दिया था।
और वैसे भी आप इस घर की कोई मुखिया नहीं है जो मैं आपको हर एक बात बताऊं। और जब माँ जी को बता दिया तो आपको बताना जरूरी तो नहीं ना। अरे बबीता, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा मतलब वो नहीं। बस मैंने सोचा कि तुम घर में नहीं हो तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, इसलिए कह दिया। बिल्कुल सही कहा छोटी बहू तुमने। अरे तू इस घर की मुखिया तो नहीं है ना जो तुझे हर बात बताए हम लोग। और वैसे भी वो अपने पति के साथ घूमने गई थी, वो किसी को नहीं भी बताती तो कोई बात नहीं था। माँ जी, आप लोग बेकार में ही बात का बतंगड़ कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि ये जहाँ भी जाए मुझे बता कर जाए। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। यहाँ तुम्हारी लेक्चर ही नहीं चलेगी। पहले ये बताओ, तुम्हारे कमरे में जो नई साड़ी रखी है वो साड़ी आई कहाँ से? माँ जी, जब वो पिछली बार घर आए थे तब वो साड़ी उन्होंने मेरे लिए लाए थे। अच्छा, लो अब तो पति को भी बस में कर लिया है तुमने। अब मेरा बेटा भी मुझसे चोरी छुपे कपड़े लाने लगा है तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा तीर्थ चरित्र दिखा रही हो बहू तुम, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। और सुन लो, खबरदार वो साड़ी पहनकर तुम बाहर गई तो वो साड़ी चुपचाप मेरे कमरे में रख जाना। लेकिन माँ जी, वो एक ही साड़ी तो है जिसे मैंने अपने पास रखी थी, ताकि मेरी छोटी बहन की सगाई होगी तो वो साड़ी को मैं पहनूंगी। और मेरे पास कोई दूसरी अच्छी साड़ी है भी नहीं, इसलिए वो साड़ी मैं आपको नहीं दूंगी। माँ जी देख लो, जरा भी लाज शर्म नहीं बची है तुम्हारे अंदर। ये तो मैं तुम्हें दबा कर रखती हूँ, वरना तुम सिर उठाकर नाचने लग जाओगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मेरा बेटा यहाँ रहता ही नहीं तो तुम किसके लिए सजोगी सवरेगी और किसे नई साड़ी पहनकर दिखाओगी? ये क्या बात हुई माँ जी? यदि पति साथ में नहीं है तो एक औरत को सजने संवरने का अधिकार नहीं है? और ये जरूरी है क्या कि एक औरत यदि सस्ती संवरती है तो वो किसी को दिखाने के लिए सस्ती संवरती है? क्या वो अपनी खुशी के लिए सजना संवरना नहीं कर सकती? बदतमीज! अरे सब लाज बेच कर खा गई है, देखो तो सही। हाय राम, कितना जवान लड़ा रही है अपने सास के साथ। माँ शांत हो जाइए ना, क्यों बेवजह घर में कलेश कर रही हैं? वाह बेटा, ये कल की आई लड़की मेरा इतना अपमान कर रही है और तू मुझे कह रहा है कि मैं घर में कलेश कर रही हूँ। देख तो अपनी भाभी से साफ साफ कह दे, ये तो वो साड़ी मुझे ला कर दे दे या अभी के अभी निकल जाए मेरे घर से। भाभी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज वो साड़ी आप माँ को ले जाकर दे दीजिए ना। आप कहे तो मैं आपके लिए वैसी दूसरी साड़ी ला दूंगा। ये क्या देवर जी, आप अपनी माँ को समझाने की बजाय मुझे समझा रहे हैं? ले देख ले तू, अरे कितनी मुच्चर हो गई है, किसी से नहीं दबती है। देख, सास के साथ जबान जोरी करी तो करी, देवर से भी मुंह जोरी कर रही है। देखिए देवर जी, ये बात तो आपसे भी नहीं छुपी है कि मैं इतने सालों से चुपचाप आपकी अम्मा के सारे अत्याचार सह रही हूँ। अपने लिए मैं कभी खड़ी नहीं हुई, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है देवर जी। बहुत हो गया, अब मैं ये अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं जिस तरह इस घर की बहू हूँ उस तरह ये बबली भी तो इसी घर की बहू है ना। लेकिन छोटी बहू से इतना लाड दुलार और बड़ी बहू को हमेशा धुतकार। अरे मैं भी इंसान हूँ, कब तक ये सब सहूं? आप ही बताइए। बहुत हो गया देवर जी, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक फैसला चाहती हूँ। देख देख कैसे दबा रही है हमें, ये फैसला करेगी आई कलेक्टर की औलाद। देवर जी, देवरानी के आ जाने के बाद भी आज पूरे 2 महीने हो गए हैं, वो रसोई में कदम तक नहीं रखती है। 8-9 बजे सो करके उठती है, उसे हाथ में चाय नाश्ता खाना सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चू नहीं करती हूँ। लेकिन आज आप अपनी पत्नी की तरफ देखिए, घर में इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी वो ये सब खत्म करने की बजाय हमेशा आग में घी डालने का काम करती है। जिस तरह से मेरी सास मुझे मान सम्मान नहीं देती है, उसी तरह से ये मेरा बार-बार अपमान करती है। बताइए, क्या मैंने इसे कभी अपनी छोटी बहन से कम समझा है? अरे इतना त्याग और समर्पण के बाद भी मुझे सिर्फ धुतकार ही मिले तो मैं क्यों इतना कुछ सहूं, क्यों किसी के लिए कुछ करूं? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है देवर जी, आज के बाद सब अपना अपना देखिए, मैं किसी की सेवा नहीं कर सकती हूँ। हाय राम, कितनी बेशर्म हो गई है, इसे लाज शर्म नहीं रहा जो इस तरह से फैसले कर रही है ये घर में। बदतमीज कहीं की, यही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। कोई बात नहीं माँ जी, आज आपको जो कहना है ना कह लीजिए, क्योंकि मैं इतना तो समझ ली हूँ कि सास से सह लिया तो संस्कारी और बा से बोल दिया तो बदतमीज हो जाती है बहू। इस तरह साली आज हिम्मत करके अपने हक के लिए सबके सामने खड़ी हो जाती है। और साली ने अब फैसला कर लिया है कि वो किसी की नौकरी चाकरी नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिएगी। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अब तो साली ना ही सास की सेवा करती और ना ही देवरानी की मदद करती है, और अब सास की जिम्मेदारी देवरानी के ऊपर आ जाती है। लेकिन देवरानी को भी सास ने शुरू से इतना हलाल कर दिया है कि वो सास को भी बोझ समझने लगती है। ज्यादा काम करने की वजह से अब तो छोटी बहू पूरे दिन चिड़चिड़ाती रहती है और सास के साथ भी उसकी आपसी नोकझोंक होते रहती है। पोहे तो बहुत ही टेस्टी बने हैं, आराम से बैठकर अपने कमरे में पोहे खा लेती हूँ मैं। देखिए तो माँ जी, नाश्ते में अपने लिए बस पोहे बना ली दीदी ने और हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचाया। अरे जाने दे उसे, तू बना ले बहू हम तीनों के लिए। माँ जी, रात को भी खाना तो मैंने ही बनाया था ना, और अभी तो आपके हाथ पैर चलते हैं, आप ही बनाइए ना आज हम लोगों के लिए पोहे। अरे छोटी बहू, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है क्या? तेरे रहते अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, इसमें दिमाग फिरने वाली क्या बात है माँ जी? नाश्ता कोई मैं अकेली तो नहीं करूंगी। अरे भाई, जब इंसान खा सकता है तो काम कर भी तो सकता है ना। अच्छा एक काम कीजिए, आप प्याज मिर्ची काट दीजिए, पोहा साफ कर दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे छोटी बहू की काम चोरी से अब तो सावली की सास परेशान होने लगती है। लेकिन सावली तो जैसे अब तक से मस्त नहीं होती है, उसे किसी के ऊपर दया नहीं आती, वो तो सिर्फ बस अपने लिए जीना चाहती है। अरे ये क्या, दीदी ने झाड़ू लगाया जरूर, लेकिन सिर्फ अपने कमरे को और अपने कमरे का कचरा दीदी ने हॉल में ही रख दिया। ये
करती हूँ, क्योंकि ये 2 ही कमरे तो मैं उपयोग करती हूँ। और रही बात हॉल के कचरे की, तो वो मैं अभी उठाकर फेंक दूंगी, बाकी हॉल को झाड़ू मैं नहीं लगाऊंगी। ये अच्छी दादागिरी है दीदी आपकी। तुम्हें जो समझना है समझ सकती हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे तो लगता है दीदी से पंगा लेकर ना मैंने कोई गलती कर दी हो। अरे कौन आया होगा? अरे तुम रहने दो बहू, मैं जाकर देखती हूँ कौन आया है। अरे विनोद बेटा तुम, अरे तुमने खबर भी नहीं की कि तुम आने वाले हो। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? अरे ना ही पूछ बेटा, कैसी है तेरी माँ, बस ये देख ले कि जिंदा है। अरे अम्मा, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे आप आ गए जी, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत इंतजार करवाया है आपने। हाँ सावली, कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी और बहुत खुश हूँ जी। अच्छा जल्दी चलिए और दिखाइए क्या क्या लेकर आए हैं आप मेरे लिए। देखा माँ जी आपने, ये दीदी को तो जरा भी शर्म नहीं। अरे भैया की आते देरी नहीं और बैग लेकर सीधे कमरे में आने को कह दिया। अरे मैं भी कहाँ कम हूँ, अभी जाकर ताका झाकी करती हूँ कि क्या क्या लेकर आया है मेरा बेटा, कहीं वो साड़ी की तरह इस बार कुछ और छुपा ना दे ये सावली। हाँ हाँ माँ जी, जाकर देखिए जरा, देखो तो जरा क्या लेकर आया है ये। अपने बड़े बेटे के आ जाने से सावली की सास बहुत ही खुश होती है। वो सोचती है कि हर बार की तरह इस बार वो अपने बड़े बेटे से सावली की शिकायत करेगी, और हर बार की तरह इस बार भी उनका बड़ा बेटा अपनी माँ को सपोर्ट करके सावली को खूब डांटेगा चिल्लाएगा। सब लोग खा पीकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सुबह के 5 बजे सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी विनोद के कान में बाहर से कुछ आवाज आती है और आवाज को सुनकर विनोद की नींद खुल जाती है। अरे ये बाहर से सुबह सुबह कैसी आवाज आ रही है? अरे सावली, सावली उठो तो, देखो तो जरा बाहर कौन ऐसी आवाज लगा रहा है। अरे सो जाओ जी, बाहर आपकी मम्मी झाड़ू लगा रही है। ये क्या सावली, तुम करवट लेकर सो गई? अरे बाहर अम्मा झाड़ू क्यों लगा रही है? सावली, सावली, अरे मेरी अम्मा सुबह के 5 बजे बाहर झाड़ू लगा रही है और तुम इतनी बेफिक्र नींद सो रही हो, उठो। अरे कुछ तो लिहाज करो, मेरी माँ तुम्हारी सास है। मैं क्या लिहाज करूं जी, और क्यों लिहाज करूं? अगर वो मेरी सास है तो आपकी और देवर जी की तो माँ है ना। आप लोग तो बेफिक्र होकर सोते रहते हो, और मैं कहती हूँ मेरे अलावा भी तो इस घर में एक और बहू है ना, वो भी तो चादर ताने सो रही होगी। फिर सारी शर्म और लिहाज मुझे ही क्यों है? अगर आपको अजीब लग रहा होगा तो आप बाहर जाइए और अपनी माँ के साथ झाड़ू लगवा दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे चैन से सोने दीजिए। ये अचानक सावली को क्या हो गया? ये तो पहले कितनी सेवा करती थी अम्मा की। मेरी माँ तो शुरू से ही मुंह फट है, लेकिन फिर भी सावली ने कभी माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया। फिर अब क्या हो गया? पहले यही सावली है जो अम्मा के उठने से पहले ही उठ जाती थी और सुबह से लेकर रात तक सबकी सेवा में लगी रहती थी। अरे 2 बहुएं हैं, लेकिन सुख तो कोसों दूर है मुझसे। माँ आप क्यों झाड़ू लगा रही हैं? ला दो, मैं लगा देता हूँ झाड़ू। लो अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, अब तू झाड़ू लगाएगा? उस मेहरानी से नहीं बोल सकता तू। आजकल ना तेरी पत्नी के रंग बदल गए हैं, जब से छोटी बहुरिया क्या आई है ना जाने वो अपने आप को क्या समझने लगी है। अरे रहने दो ना माँ, ये सब बात जाने दो, लाओ झाड़ू दो मुझे, मैं ही झाड़ू लगा देता हूँ। वाह बेटा, बीवी को कुछ कहने की बजाय तू ही झाड़ू लगाएगा? बता कौन माँ बर्दाश्त करेगी कि उसका बेटा झाड़ू लगाए? अरे रहने दे बेटा, अभी तो हाथ पैर चलते हैं मेरे, टूटे नहीं है जो उसकी मोहताज बनूंगी। शर्म ना आ रही है उसे? यहाँ पति झाड़ू लगाने की बात कर रहा है और वो खुद आराम से बिस्तर तोड़ रही है। हाय राम, घोर कलयुग आ गया है। सावली की सास जानबूझकर जोर जोर से बोल रही थी ताकि सावली ये सब सुनकर बाहर आ जाए, लेकिन सावली ये सब सुन तो रही थी पर वो बाहर नहीं आई, क्योंकि उसने फैसला कर ही लिया है कि वो क्यों किसी की धुतकार सहेगी जब छोटी बहू को प्यार मिल रहा है। अब चाहे कितना भी चीख चिल्ला लो माँ जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सब तो आपका ही किया धरा है। अरे मैंने आपके लिए और इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। सावली, मैंने तो माँ को जैसे तैसे शांत करवा दिया है, अब तुम जाकर सबके लिए चाय बना ले आओ। हाँ क्यों नहीं, अभी ले आती हूँ। अच्छा तो इन लोगों ने चाय बनाकर पहले ही पी लिया और इन लोगों ने मेरे लिए चाय नहीं बनाई? मतलब देवरानी ने मुझे नहीं दिया तो ना सही, अरे अपने जेठ जी को भी चाय नहीं दी। अब देखो मैं भी सिर्फ अपने और इनके लिए चाय बनाकर लेकर जाती हूँ। लीजिए चाय पी लीजिए। ये सब क्या है सावली? अरे तुमने मेरे लिए चाय लाई लेकिन माँ के लिए नहीं, ये सब घर में चल क्या रहा है? देखिए जी, आपसे सच सच कहती हूँ मैं, अब ना मुझसे आपकी माँ की सेवा नहीं होती है। या तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए और नहीं लेकर चलते हैं तो हम जैसे रह रहे हैं ना हमें वैसे ही रहने दें। अरे बड़ी बहू है तो क्या, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुन लिया बेटा अपनी पत्नी की बात, कैसे घर तोड़ने में लगी है। अरे इसी दिन के लिए हमने इसे यहाँ लेकर आए थे, हमारे घर के 2 टुकड़े करेगी ये। ठीक है तो एक काम करो, तुम जाकर ना अपना सामान बांध लो, तुम मेरे साथ शहर ही चल कर रहोगी। अरे बेटा तू ये क्या बोल रहा है? अरे ये क्यों शहर जाएगी? क्यों अम्मा, गलती किसकी है सब पता है मुझे, लेकिन ऐसा है कि मैं कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन मैं कुछ कहता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं माँ कि हमेशा आप ही सही होंगी। उस दिन क्या हुआ था मुझे मेरे छोटे भाई ने सारी बात बता दी थी।
देखो अम्मा, मेरी पत्नी इन सबको खटकती है, तो एक काम करो, आप यहाँ चैन से रहो और मेरी पत्नी को भी मेरे साथ जाकर चैन से रहने दो। अम्मा, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। अब मैं अपनी पत्नी को ना इससे ज्यादा झुकने नहीं दे सकता हूँ। मुझे सारी बात मालूम है कि कैसे आपने अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव किया है। अरे एक को तो आपने लाड़ दुलार दिया है, लेकिन दूसरे को सिर्फ और सिर्फ धुतकार और तिरस्कार ही दिया है। हाँ भैया, आप भाभी को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि माँ ने कभी भी भाभी को मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन भाभी ने हम सब के लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन भाभी के त्याग समर्पण को यहाँ समझने वाला कोई नहीं है। अरे मुझे माफ कर दे बेटा, सही कह रहा है बेटा तू। मेरी बहू सावली ने मेरी कितनी सेवा की है, हमेशा मुझे हाथ में चाय देने से लेकर मेरे पैर तक दबाए हैं, लेकिन इस बेचारी को मैंने कभी मान सम्मान नहीं दिया। जबकि मैंने अपनी छोटी बहू को हमेशा अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा, लेकिन जैसे ही काम करने की बारी आई तो वो खुद आराम से बैठ गई और मुझे आदेश देने लगी कि मैं झाड़ू लगाऊं या मैं चाय बनाऊं। मैंने कभी इस हीरे की परख नहीं की। बेटा मुझे माफ कर दो। बहू सावली, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। हो सके तो अपनी इस निर्दयी दुष्ट सास को माफ कर देना। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, इस तरह से माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया, इस व्यवहार ने मुझे भी अंदर से कठोर और निर्दयी बना दिया और मैं ये सब करने के लिए मजबूर हो गई। हम आपको माफ तो कर सकते हैं माँ, लेकिन अब सावली यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि सावली ने बहुत दुख झेल लिया। अब मैं उसे जीवन की हर एक वो खुशी देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है, इसलिए मैं सावली को अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता हूँ। जाओ बेटा, हमेशा खुश रहो। मेरी बहू सावली को दुनिया की हर एक खुशी देना। इस तरह सावली और विनोद शहर चले जाते हैं और यहाँ सावली की सास अपनी छोटी बहू और बेटे के साथ रह जाती है। लेकिन सावली की देवरानी कभी भी अपनी सास को वो मान सम्मान नहीं देती है जो सावली दिया करती थी। अब सावली की सास सिर्फ सावली को याद करके रोया करती थी। इसीलिए दोस्तों, समय रहते अच्छे इंसान की परख कीजिए और उसकी कदर कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं किस्मत हर किसी को दोबारा मौका दे। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।